हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म शुरू करते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये एक चार्ज Q1 है, ये एक चार्ज Q2 है। ये दोनों चार्ज फ्री स्पेस में r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये दोनों चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं, या एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए Q2 चार्ज पर जो Q1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस फोर्स को हम मान लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू फर्स्ट, और Q2 चार्ज Q1 चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसे हम मान लेते हैं F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, अब हम Q1 चार्ज से Q2 डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो है R12 कैप। Q1 से Q2 डायरेक्शन में, Q2 से Q1 डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर लेते हैं R21 कैप, 2 से 1 डायरेक्शन। ओके, अब हम इस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, या यूं कहिए Q1 से Q2 डायरेक्शन में काम कर रहा है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने क्या लिया है, R12 कैप, R12 कैप। ओके, अब हम F12 को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस वाले फोर्स की डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है, या चार्ज Q2 से Q1 की तरफ है, और इस डायरेक्शन में जो हमने यूनिट वेक्टर लिया है वो है R21 कैप। ओके, R12 कैप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21 कैप। ये दोनों ही यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो यहां पर देखिए, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव ऑफ R21 कैप के इक्विवेलेंट है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की स्टडी करते हैं। नोट नंबर 1, हमने क्लास 11th में ये पढ़ा है न्यूटन्स थर्ड लॉ। वो ये कहता है जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करती है तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स अप्लाई करती है, ठीक दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कूलम लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नंबर 2 देखिए, F21 एंड F12 दोनों ही इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होते हैं। This is all about Coulomb's law in vector form. Range of Coulomb force. स्टूडेंट्स, कूलम फोर्स जो काम करता है वो 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻18 मीटर की डिस्टेंस तक ये काम कर सकता है। इट मीन्स कूलम्स लॉ के लिए चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर इससे कम डिस्टेंस होगी तो फिर कूलम फोर्स काम करेगा, वहां पर न्यूक्लियर फोर्सेस काम करेंगे। ओके, तो इतनी डिस्टेंस से और इतनी बड़ी डिस्टेंस तक ये फोर्स काम करता है। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, आओ अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं कि टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस में फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। तब इन दोनों के बीच काम करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? Fe, फोर्स इन वैक्यूम, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², जहां पर ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि हम इन दोनों ही चार्जेस को सेम डिस्टेंस में किसी दूसरे मीडियम में ले जाते हैं, तब उनके बीच में काम करने वाले फोर्स को हम कह रहे हैं Fm, फोर्स इन मीडियम, 1/4π, और उस मीडियम की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन मान लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन r²। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स, हम अपनी सुविधा के लिए यहां पर Fe के स्थान पर Fv लिख सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स वैक्यूम में या फ्री स्पेस में काम कर रहा है। डिवाइड करने पर हम देखते हैं ये पूरा कैंसिल हो गया और ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एंड दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो स्टूडेंट्स, इस रेशो को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
के कहते हैं। स्टूडेंट, इस रेशो को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की रेशो को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए गिवन मीडियम कहते हैं, या फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम को भी हम रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हम यहां पर भर देंगे। तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई, इसके स्थान पर इस वैल्यू को भर देंगे के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा, जहां पर Q1 फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है, Q2 सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड है, R स्क्वायर बीच की दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है, 4 पाई के इस दिए गए मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये सारी वैल्यू को हम यहां पुट अप करके मीडियम में काम करने वाले फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ हमको ये बताता है अगर स्पेस में कोई 2 चार्जेस हैं तो वो आपस में एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई करते हैं वो हम कूलम्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर स्पेस में 2 से अधिक चार्जेस हों और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर रेस्ट ऑफ द चार्जेस कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम आओ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की स्टडी करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, हम ऐसा मान लेते हैं कि स्पेस में Q1 से लेकर के Qn चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। दिस इज ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q1, दिस इज ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q2, दिस इज ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q3 एंड दिस इज ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Qn। स्पेस में Q1 से लेकर के Qn चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से हम ऐसा मान लेते हैं कि हमको चार्ज Q1 पर Q2 से लेकर के Qn चार्जेस के द्वारा इस पर जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो वो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ये नियम ये कहता है कि इस Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज जो फोर्स अप्लाई करेगा Q3 जो फोर्स अप्लाई करेगा और इसी प्रकार से N1 चार्जेस भी फोर्स अप्लाई करेगा। तो इन सभी चार्जेस के द्वारा Q1 पर जो टोटल फोर्स काम करेगा वो इन सभी वेक्टर्स का सम होगा।
Okay, the total force on charge Q1 F is equal to F12 F13 plus dash 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 F1n. ओके, इतना फोर्स अप्लाई होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम और देखते हैं कि Q1 और Q2 जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम Q1 पर Q2 के द्वारा जो फोर्स निकालते हैं वो इस डायरेक्शन में काम करता है। तो इन दोनों चार्जेस पर ये तीसरा चार्ज कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो प्रभाव किस बात का पड़ता है? प्रभाव इस बात का पड़ता है कि Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है और Q3 चार्ज इस पर इतना फोर्स लगा रहा है। तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? तो वो F12 प्लस F13 करके आएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जब दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो थर्ड चार्ज की प्रेजेंस उनको अफेक्ट नहीं करती है। तो अफेक्ट किस बात पर पड़ता है? अफेक्ट इस बात पर पड़ता है कि हम Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज जो फोर्स अप्लाई करेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद Q3 चार्ज Q1 चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर नेट फोर्स निकालने के लिए इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे। ओके, हम इस एक्सप्रेशन को आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए, दिस इज ए XY सिस्टम, दिस इज ए ओरिजिन। हम ऐसा मान लेते हैं कि XY सिस्टम में Q1 से लेकर के Qn चार्ज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम सबसे पहले केवल 3 चार्जेस पर विचार करते हैं। मान लीजिए चार्ज Q1 है और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। हम यहां मान लेते हैं ये चार्ज Q2 है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। यहां पर हम एक चार्ज Q3 मान लेते हैं, इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R3 है। इसी प्रकार से यहाँ n चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम अपना डेरिवेशन बनाने के लिए शुरुआत में इन 3 चार्जेस पर विचार करते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं R12 और यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं R13। अब स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं Q1 चार्ज पर इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2। Q3 इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ही इस पर टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा। इसके लिए हम क्या काम करेंगे? इस पैरेललोग्राम को पूरा कर लेंगे। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ही इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। ओके, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहां से यहां तक डिस्टेंस का स्क्वायर into unit vector. Let the unit vector from this to this direction is R12 carry. Okay, F13 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन
यहां से यहां तक डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, हम इसी प्रकार से nवे चार्ज के द्वारा Q1 चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n मॉडुलस स्क्वायर इंटू R1n कैप। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। Therefore, resultant force on charge Q1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon modulus of vector R12 square R12 cap plus 1/4 pi epsilon naught, sorry, this is Q3 Q1 Q3 upon vector R13 modulus square into vector R1 into R13 cap plus dash 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 1/4 pi epsilon naught Q1 Qn vector R1n modulus square into R1n cap। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 सब में कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे। Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बाकी सभी टर्म्स को ऐड करने के लिए हम समेशन का यूज कर सकते हैं। समेशन देखिए, ये वैल्यू 2 से लेकर के n तक चल रही है, यहां पर भी 2 से लेके n तक चल रहा है, तो I is equal to 2 to n। दिस इज QI R1I कैप अपॉन R1I modulus square। This is the resultant force on charge Q1। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम जब Q1 से लेकर के Qn चार्ज स्पेस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर हम अदर चार्जेस के द्वारा टोटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, स्टूडेंट्स, आओ अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये एक कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अपने चारों ओर के एटमॉस्फेयर को चेंज कर देगी। चेंज करने से मतलब ये है कि अगर हम इसके नज़दीक किसी दूसरे चार्ज को लाएं तो ये चार्ज बॉडी इस स्मॉल चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। मान लीजिए ये स्मॉल चार्ज पॉजिटिव है और इसको हम कह रहे हैं प्लस Q0। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इस बॉडी के चार्ज की कंपैरिजन में बहुत कम है। मान लीजिए इस बॉडी पर चार्ज Q है, तो इस चार्ज बॉडी के कारण इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए पर रखा हुआ है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है
उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो देयरफॉर वी कैन डिफाइन इट, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is defined as the force on a small positive charge electric field intensity at a point is defined as the force on a small positive charge placed at that point। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से लिखते हैं, ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन। स्टूडेंट्स, इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि वो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करता। इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे लिमिट टेंड्स टू 0। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू 1 है तो देखिए E इज इक्वल टू F। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वो क्या है? वो एक यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and unit is Newton per Coulomb। अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, आओ इसके बारे में समझते हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए आओ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम ऐसा मान लेते हैं लेट दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। Let this is a very small positive charge, that this is plus Q naught। ये एक बहुत छोटा चार्ज है, इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स के कारण ये वाला स्मॉल चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो जिस पाथ पर ये चार्ज मूव कर रहा है उस पाथ को ही हम ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। ये पाथ है, तो इस पाथ को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए कर्व along which a free charge will move due to the influence of charge body। okay, electric field lines are curves
along which a charge will move due to the electric field line is a curve along which a small positive charge will move due to the influence of charge body. ओके, अब हम इसके बारे में कुछ और समझते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व लाइन होती है इस प्रकार से। इस कर्व लाइन पर अगर हम एक कोई पॉइंट लेते हैं और हमको ये मालूम करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इसके लिए हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट ही हमको इस पॉइंट पर काम करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसके लिए हम मान लेते हैं, अगर मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये आपस में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखिए हम इस पॉइंट पर टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दिस एंड दिस। अब ये दोनों टेंजेंट इस एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि असंभव है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से शुरू होती है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी पर आकर खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किसी चार्ज बॉडी के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज बॉडी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा नहीं है तो हम एक अलग कंडीशन पर विचार करते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एक चार्ज कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, इस तरह से है मान लीजिए, तो हम इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये कंपोनेंट इधर काम कर रहा है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हमेशा किसी भी चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई होता है, तो उस फोर्स के कारण इस चार्ज बॉडी में चार्ज ऐसे मूव करेगा, परंतु स्टैटिक कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किसी भी चार्ज बॉडी के
परपेंडिकुलर होती है। ओके, नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हम इसमें दो रीजन पर विचार करते हैं, इस रीजन में और इस रीजन में। लेट दिस इज रीजन नंबर 1 एंड दिस इज रीजन नंबर 2। इन दोनों रीजन में कंपेयर करने से हमको ये पता लगता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में नजदीक है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफी दूर दूर है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ओके, किसी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह का पैटर्न शो करेंगे। लेट दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, therefore the pattern of electric field line is स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर कोई एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होगी। इधर रखेंगे तो वो ऐसे चलेगा, यहां पर रखेंगे ऐसे चलेगा, यहां पर रखेंगे ऐसे चलेगा, यहां पर रखेंगे इस तरफ चलेगा और यहां पर रखेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती है, या हम कह सकते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। हमको ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस स्फेरिकल बॉडी के सेंटर से आ रही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न कैसा होगा। देखिए, अगर हम यहां पर कोई एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो वो चार्ज इस तरफ मूव करेगा, इसलिए इस प्रकार का पैटर्न होगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए। रेडियली इनवर्ड्स, हमको ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर की तरफ आ रही है। अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न किस तरह होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न किस तरह का होगा, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर आकर एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाएंगी और इस प्रकार से इस तरह से हो जाएंगी, यहाँ पर इस तरह से हो जाएंगी, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल निकलेंगी, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल से निकलेंगी, इस तरह से आएंगी और यहाँ पर इस तरह का पैटर्न शो करती है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए। देखिए 90 डिग्री से निकलती है और 90 डिग्री पर यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। हम ये जानते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेंथ वाइज अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सिकुड़ रही है। ओके, सेकंड, let this is a positively charged body
and this is another positively charged body. अगर स्पेस में दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न किस प्रकार से होगा, तो देखते हैं। इसके लिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी रेडियली आउटवर्ड, ये इधर, लेकिन जैसे ही कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए निकलेगी और इधर से भी कोई 90 डिग्री एंगल पर निकलेगी, तो ये बाय द रूल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और इस प्रकार का पैटर्न करेंगी। इसका मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और ये वाली इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो ये इस प्रकार का पैटर्न बनाएंगी। यहां से भी इस प्रकार का बनाएंगी। तो इस पैटर्न से हमको ये पता लगता है कि सेम चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से चलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यहां से चलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। ये इसको इधर रिपेल कर रही है, ये इसको इधर रिपेल कर रही है और ये बिना इंटरसेक्ट करे हुए इस पैटर्न को आगे बढ़ाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इस पैटर्न से ये सिद्ध होता है कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक कंडक्टर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न इस प्रकार से होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।